हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे ट्यूशन चैनल पर। और दोस्तों, आप देख रहे हैं भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास में हम देख रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न इंडिया। तो आज हम देखेंगे, आज हमारा टॉपिक है राजगोपालचारी योजना, शिमला सम्मेलन और रेवल योजना। ये तीन योजनाएं देखेंगे हम। जो इनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी देख लेंगे। और जो राजगोपालचारी योजना, जिसे CR फार्मूला भी कहते हैं, इसे देखेंगे। रेवल योजना और शिमला सम्मेलन, ये देखिए तीनों ही वैसे भी कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। और हम देख रहे थे गांधी युग, और ये इसका अंतिम पड़ाव है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। ज़्यादा समय न लगाते हैं, वीडियो अब तक जरूर देखिएगा, बहुत ही काम की है वीडियो। तो चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। राजगोपालचारी योजना कब प्रस्तुत की गई थी। तो दोस्तों देखिए क्या हुआ। जेल से रिहा होने के बाद गांधी जी ने एक बार फिर राजनीतिक गतिविधि दूर करने के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य एक सद्भावपूर्ण वातावरण बनाने का प्रयत्न किया। तो इसी क्रम में क्या हो कि 10 जुलाई 1944 को गांधी जी की स्वीकृति से सी राजगोपालचारी ने दोनों दलों के बीच समझौते की एक योजना प्रस्तुत की। दोनों दल कौन से? कांग्रेस और मुस्लिम लीग। तो दोस्तों, ये कब हुई राजगोपालचारी योजना, कब प्रस्तुत की गई? तो 10 जुलाई 1944 को। तो पहला ऑप्शन सही होगा। और किसके प्रयास से, किसने की? समझौता कौन करवा रहा है? तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी, जिसे सी या राजगोपालचारी मतलब सी चक्रवर्ती राजगोपालचारी, तो CR फार्मूला बोलते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, CR फार्मूला भी आ सकता है प्रश्न में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऐसे CR फार्मूला, ठीक है, आगे फार्मूला लिखा है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता करने के लिए कौन सी योजना प्रस्तुत की गई थी। तो दोस्तों, कौन सी योजना प्रस्तुत की गई थी? तो देखिए, सबसे पहले जो प्रस्तुत की गई थी दोस्तों इनमें, तो राजगोपालचारी योजना प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, रेवल योजना, गांधी अरविंद समझौता और क्रिप्स योजना। ठीक है, ये भी क्या है? ये भी मतलब ऐसी ही है। ठीक है, तो इनमें कौन सही होगा? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता करवाने के लिए राजगोपालचारी योजना प्रस्तुत की गई। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, गांधी ने किसे कायदे आजम की उपाधि से संबोधित किया था। तो दोस्तों देखिए, बहुत प्रयास किए गए, बहुत ही ज़्यादा। तो गांधी जी ने क्या किया, इस फार्मूले पर जिन्ना को मनाने के लिए काफ़ी प्रयास किए, प्रयत्न किए। और उन्होंने पहली बार जिन्ना को क्या कहा? कायदे आजम यानी महान नेता की उपाधि से संबोधित किया, सम्मान दिया है। और इसके साथ ही राजगोपालचारी ने भी उनके पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया। ठीक है दोस्तों, लेकिन जिन्ना क्या थे, वो CR फार्मूले पर सहमत नहीं थे। तो दोस्तों, कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? जिन्ना को गांधी ने दी थी। ठीक है, और किसे दी थी ये गांधी ने? अली जिन्ना को। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता कराने का फैसला किसने किया था। तो दोस्तों, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता कराने का फैसला किसने किया था? तो दोस्तों देखिए, पहले सी राजगोपालचारी ने और फिर इसके बाद भूला भाई देसाई ने। देखिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कराने का एक अन्य प्रयास जो किया, वो केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्य थे भूला भाई देसाई। इन्होंने भी क्या किया? समझौता कराने का प्रयास किया। और इन्होंने क्या किया? सभा में मुस्लिम लीग के जो उपनेता थे लियाकत अली, उनसे बात की और अपना प्रस्ताव रखा। और केंद्र में एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाए और सेना और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के प्रतिनिधित्व क्या होंगे? बराबर संख्या होगी दोनों की। ठीक है, कांग्रेस की और मुस्लिम लीग की। लेकिन इसने भी अस्वीकार कर दिया। तो दोस्तों, इसका उपयोग सभी दोनों होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, वेवल योजना कब रखी गई थी। तो वेवल योजना कब रखी गई थी? द वेवल प्लान। तो देखिए, 1945 में मित्र राष्ट्रों की सफलता के साथ जो दूसरा महायुद्ध समाप्त हो गया था, तो 21 मार्च 1945 को वेवल भारत में क्या आया? व्याप्त गतिरोध को दूर करने के लिए एकदम से अचानक लंदन चले गए। और वहाँ पर जो प्रधानमंत्री थे उस समय चर्चिल,
और भारत मंत्री थे एमरी से परामर्श करने के बाद 14 जून 1945 को भारत लौटे और उन्होंने भारतीयों के समक्ष एक नई योजना रखी और इसे वेवल योजना कहते हैं। तो कब? तो ये थी दोस्तों 14 जून 1945। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, वेवल ने किसके परामर्श के बाद वेवल योजना भारत के सामने रखी थी या समक्ष रखी थी? तो देख लीजिए, वहाँ इंग्लैंड में चले गए अचानक, तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उस समय विंस्टन चर्चिल और मंत्री थे भारत के एमरी, इन दोनों से परामर्श करने के बाद भारत के सामने ये वेवल योजना रखी। तो किनका नाम वेवल ही था, ये वायसराय थे उस समय, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, वेवल योजना। ठीक है, यहाँ पर मात्रा आएगी कौन, वेवल योजना, ऐसे वेवल। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, युद्ध समाप्त होने के बाद भारतीय स्वयं ही संविधान बनाएंगे, यह घोषणा किस योजना में हुई थी? तो दोस्तों देखिए, भारत क्या करेगा, अपना स्वयं संविधान बनाएगा। ठीक है, किसके बाद? युद्ध समाप्त होने के बाद भारत स्वयं ही अपना संविधान बनाएगा, लिखेगा। तो इसकी घोषणा किस योजना में हुई थी? तो दोस्तों देखिए, इसकी जो योजना ये होती है वेवल योजना में। और देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं एक बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सूचना है, जैसे राजगोपालचारी योजना, जिसे CR फार्मूला कहते हैं, वेवल योजना और शिमला सम्मेलन, ये तीनों ही इनकी जो थ्योरिकल जो क्या क्या इनमें हुआ है, योजनाओं में क्या क्या था, ये हम अलग से पढ़ेंगे। इसमें हम सिर्फ जो महत्वपूर्ण MCQ है वो देख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये इस बात पर मत जाना कि ये इस तरीके से कंप्लीट है। ठीक है, MCQ के हिसाब से हम कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन वो भी इसमें हम ये नहीं बता रहे हैं कि इनकी प्रमुख बातें क्या क्या थी। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है थी वो हम ले लेंगे इसमें। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, शिमला सम्मेलन की घोषणा किस योजना में की गई थी? तो देखिए, वेवल योजना में की गई थी कि आगे कि शिमला सम्मेलन होगा, वहाँ पर लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो कांग्रेस नेता रिहा किए जाएंगे और शीघ्र सम्मेलन, एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा, कहाँ पर? शिमला में। तो दोस्तों इसकी भी ये प्रमुख बात थी किसकी, वेवल योजना की। ठीक है, और क्या थी इसमें, जो गवर्नर जनरल होगा बिना कारण निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं करेगा, और जो कार्यकारिणी परिषद है इसमें अंतिम राष्ट्रीय सरकार के सम्मान होगा। और एक और था इसमें कि मुस्लिम सदस्यों की संख्या सवर्ण हिंदुओं के बराबर होगी, और प्रतिरक्षा विभाग वायसराय के अधीन होगा। तो इस तरीके से इसमें कुछ बिंदु थे, और भी हैं, तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हमने बताए। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम सदस्यों की संख्या सवर्ण हिंदुओं के बराबर होगी, यह घोषणा कब हुई थी? तो दोस्तों ये घोषणा वेवल योजना में हुई थी। अभी हमने बताया भी कि जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें मुस्लिम सदस्यों की संख्या उतनी होगी जितनी सवर्णों की होगी, मतलब मुस्लिम सदस्यों की संख्या और सवर्ण हिंदुओं के संख्या के बराबर होगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो दोस्तों देखिए, शिमला सम्मेलन ये क्यों हुआ, क्योंकि ये जो वेवल योजना थी उसमें ये बात कही गई थी कि ये एक शिमला में सम्मेलन होगा जिसमें सभी दल के नेता इकट्ठे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो वेवल योजना के तहत ही 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया, उसे ही शिमला सम्मेलन कहते हैं, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945। तो 25 जून, ठीक है, कब? 25 जून कब हुआ था? तो 25 जून को ये शुरू हुआ। ठीक है, कब? सन कौन सा है? तो 1945। तो शुरू हुआ है 25 जून 1945 और ख़त्म कब हुआ? 14 जुलाई 1945। ठीक है, तो कितने दिन चला है? देखिए 14 ही हो गए और 5 हो गए ओनली, 14 और 5 19, लगभग 19-20 दिन ये चला। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, शिमला सम्मेलन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो दोस्तों देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आगे आने वाले प्रश्नों में या एग्जामों में। तो देखिए 21 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, कितने? 21। तो यहाँ पर 21 हो जाएगा। ठीक है, 21, ये टाइप हो गया गलती से। तो कितना है? 21 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था दोस्तों
और ये जो 21 प्रतिनिधि थे विभिन्न अलग अलग राजनीतिक दलों से थे। ठीक है, तो इसमें मैं बताना चाहूँगा जो प्रमुख राजनीतिक दल थे और उनके नेता थे जिस सम्मेलन में भाग लिए, जैसे कांग्रेस की तरफ से थे अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और खान बहादुर गफ्फार खान, ये कांग्रेस से थे। और मोहम्मद अली जिन्ना, नवाब इस्माइल खां, लियाकत खां और अब्दुल रब निस्तर, ये मुस्लिम लीग से थे। और इससे अलग अकाली दल के रूप में मास्टर तारा सिंह ने भाग लिया था। और दोस्तों यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि गांधी ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, जबकि वे सम्मेलन के समय शिमला में ही थे। ठीक है, सम्मेलन का आरंभ बड़े अच्छे तरीके से भी हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, गांधी जी सम्मेलन में भाग नहीं ले रहे थे जबकि वे शिमला में ही थे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शिमला सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने नहीं लिया था जबकि शिमला में ही थे। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शिमला सम्मेलन को वायसराय ने असफल कहकर कब समाप्त कर दिया था? तो दोस्तों देखिए क्या हुआ, यहाँ पर किसी की भी बात नहीं बनी। ठीक है, जिन्ना भी नहीं मान रहे थे। ठीक है, अब जिन्ना नहीं मान रहे थे और ना ही कांग्रेस वाले। ठीक है, तो देखिए कार्यकारिणी परिषद के सदस्य की नियुक्ति के संबंध में जिन्ना का कहना था कि उसमें उतने जितने भी मुसलमान होंगे वे सब लीग के होंगे, क्योंकि कांग्रेस हिंदुओं की तथा लीग मुसलमानों की संस्था है। और जिन्ना की इस विचारधारा से क्या हो गया, कांग्रेस सहमत नहीं थी क्योंकि अपने को एक राष्ट्रीय संस्था मानती थी। और इसके बाद ऐसे भी जैसे अनुसूचित जाति के नेताओं ने पदक नामांकन का अधिकार मांगा और कांग्रेस और लीग के समझौते नहीं हुए। तो इस तरीके से इसमें क्या हुआ, जो मत थे वो अलग अलग हो गए। और इसी के कारण जो वायसराय थे उस समय केवल उन्होंने देखा कि ये मतलब जो सम्मेलन था ये शिमला सम्मेलन ये असफल है, तो असफल कहकर ये समाप्त कर दिया गया 14 जुलाई 1945। ठीक है, 14 जुलाई 1945। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, शिमला सम्मेलन की विफलता को किसने एक जल विभाजक, ठीक है दोस्तों, एक जल विभाजक की सूचक थी। ठीक है, अब देखिए पूरा स्टेटमेंट क्या है कि शिमला सम्मेलन की विफलता भारत के राजनीतिक इतिहास में एक जल विभाजक की सूचक थी। मतलब कि एक जल विभाजक है, इसकी क्या दे रही है, सूचना है। तो अब्दुल कलाम आजाद ने स्टेटमेंट दिया था। ठीक है दोस्तों, तो स्टेटमेंट आप पूरा सुन लें कि शिमला सम्मेलन की विफलता भारत के राजनीतिक इतिहास में एक जल विभाजक की सूचक थी, एक जल विभाजक की सूचक थी। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हमने देखा CR फार्मूला, शिमला सम्मेलन और रेवल योजना, इससे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।